दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुद्रा मांग की। मुद्रा मांग क्या होती है और जो बाजार में मुद्रा की मांग होती है उसकी आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है। मुद्रा जो है उसका अर्थ और वो क्या काम आती है, उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसा हुआ, वो सारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब जो है मुद्रा की मांग क्यों की जाती है और मुद्रा की मांग के बाद सरकार द्वारा या फिर सरकारी एजेंसी है वो पूर्ति कैसे करती है, उस पर हम विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे। तो शुरू करते हैं। मुद्रा की मांग, तो पहले जो डेफिनेशन लिखी है, मुद्रा की मांग के अनुसार ही बाजारों में मुद्रा की आपूर्ति की जाती है, यानी मांग जो है उस मांग के अनुरूप की जाती है। तो अगर आपको मांग का मतलब पता नहीं है तो बता दें कि मांग का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में सबसे पहले क्या होती है, इच्छा जागृत होती है और इच्छा उसकी जो है वो आवश्यकता में बदल जाती है कि भाई ये चीज तो होनी ही चाहिए, और आवश्यकता के बाद वो किसी चीज को खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है, तो वो बन जाती है मांग। तो मुद्रा की मांग उसमें हो जाती है, यानी बाजार में काम करने वाले कामगारों की संख्या बढ़ गई है तो उसके साथ मुद्रा की मांग भी बढ़ जाती है, या बाजार में एक्टिविटीज है वो बढ़ गई है तो उसके साथ मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो मुद्रा का मापन होता है विनिमय। मुद्रा विनिमय का मापन होता है, मुद्रा से विनिमय होता है, जो भी लेन देन है वो विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। तो विनिमय को नियंत्रण करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है और मुद्रा के भीतर बाजार को नियंत्रित करने की शक्ति भी होती है, इससे बाजार पूरा कंट्रोल होता है। अब मांग की परिभाषा देखें तो मुद्रा की मांग का अर्थ व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकार द्वारा लेन देन, बचत या सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। ये मांग विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे व्यक्ति की आय, अगर आय बढ़ गई है तो मुद्रा भी क्या होगी, ज्यादा। आय कम है तो मुद्रा क्या होगी, कम। ब्याज की दर ज्यादा है तो मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें तथा आर्थिक अनिश्चितता। मुद्रा की मांग दो प्रकार की होती है, लेन देन हेतु मांग, जिसे दैनिक जरूरतों के लिए व्यक्ति रखता है, यानी आप जो है अगर स्टूडेंट है तो आपको कम पैसे की आवश्यकता है, लेकिन जो आपके पिताजी आपका घर चला रहे हैं तो उनको ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी दैनिक आवश्यकता क्या है, ज्यादा है। सट्टा मांग, ब्याज दर और संभावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए मुद्रा की मांग और आपूर्ति में असंतुलन से मुद्रास्फीति या मंदी हो सकती है। मांग और पूर्ति बाजार में हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर एक बढ़ जाए और दूसरी घट जाए तो फिर या तो क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति, यानी महंगाई हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, मंदी हो जाएगी, जिसके कारण सरकार क्या करती है, लिमिटेड मात्रा में नोट प्रिंट करती है। और लिमिटेड मात्रा में जो नोट प्रिंट किए है, कई बार ऐसा लगता है सरकार को कि ये जो नोट प्रिंट कर रखे हैं वो बाजार में ज्यादा हो गए हैं, तो उसको कम करने का भी प्रयास करती है। वो भी कैसे करती है वो भी आपको बताएंगे। तो मुद्रा मांग के जो कारण हैं उन कारणों में सबसे पहला कारण लेन देन की आवश्यकता। जो भी लेन देन होती है उस लेन देन के लिए क्या जरूरत है, मुद्रा की, क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, आप बाजार से कुछ भी खरीदते हैं, बदले में आपको क्या देनी है, मुद्रा। और बाजार में आप कुछ बेच रहे हैं तो जिसको आपने बेचा है वो आपको क्या देगा, मुद्रा। तो लेन देन के लिए मुद्रा की आवश्यकता है और इसी पे मांग निर्भर करती है। सबसे पहले अगर लेन देन ज्यादा है तो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी, और लेन देन कम है तो मुद्रा की मांग क्या होगी, कम होगी। ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप कई सारी चीजें दिन में खरीदते हैं तो आपको क्या है, मुद्रा की मांग ज्यादा है, लेकिन आप कुछ नहीं खरीदते हैं तो आपके लिए मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे जैसे व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है वैसे लेन देन हेतु मुद्रा की मांग बढ़ती है। यानी एक दुकानदार को अधिक मुद्रा चाहिए क्योंकि उसे दुकान के लिए कई सारी चीजें खरीदनी है, व्यवस्था बनानी है, लेकिन जो आदमी नौकरी करता है उसको मुद्रा की कम आवश्यकता होती है। अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो जब भी पैसे की बात होती है तो पैसे किसके पास मिलते हैं, जेठालाल के पास, क्योंकि जेठालाल क्या है, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के पास पैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनकी मांग क्या है, अपेक्षाकृत ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जो देखे नौकरी वाले आदमी, बीड़े भाई हो गए जो शिक्षक है, या फिर पोपटलाल हो गए, वो नौकरी वाले आदमी है, पत्रकार है, तो उन्हें पैसे की कम आवश्यकता होती है, तो उनके पास पैसे का हमेशा क्या रहता है, निरंतर अभाव रहता है। दूसरी जो कारण है मुद्रा का, वो सावधानी हेतु मांग। सावधानी यानी आदमी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या पता कौन सी जरूरत आ पड़े, और अगर थोड़े पैसे, जो बुजुर्ग कहते थे, थोड़े पैसे अगर संचित करके रखेंगे तो किसी जरूरत में काम आएंगे, तो वो सावधानी के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे रिजर्व करके रखती है, गृहणियां जैसे करती रहती है।
उदाहरण दे रखे हैं, जैसे अचानक बीमारी, नौकरी छूटना, आपदा आ जाना। ऐसी परिस्थिति में तत्काल खर्च के लिए लोग कुछ मुद्रा अपने पास सुरक्षित रखते हैं, और ये जो सुरक्षित रखा जाता है उसे कहते हैं सावधानी हेतु मांग। सट्टा उद्देश्य के लिए लोग, सट्टा शेयर बाजार भी एक तरह का क्या है, सट्टा है, लेकिन उसे आप सट्टा नहीं कह सकते क्योंकि लीगल कर रखा है। किंतु ऐसे कई सारी चीजें होती है जो सट्टा उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग की जाती है। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होता है, तो निवेश करने की बजाय मुद्रा अपने पास रोक कर रखते हैं। अगर स्थिर नहीं है तो आदमी को लगता है कि फ्यूचर में मुझे पैसे चाहिए, क्या पता ब्याज दर बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करते हैं, पैसे अपने पास रोक कर रखते हैं। आय का स्तर, व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उसकी खर्च करने की क्षमता उतनी अधिक होगी, इससे वो मुद्रा अपने पास रखना पसंद करेगा। अगर आय ज्यादा है वो आदमी मुद्रा अपने पास ज्यादा रखेगा, और जिसकी आय कम है उसके पास मुद्रा कम होगी। उसके बाद मूल्य स्तर, महंगाई बढ़ती है तो सामान सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, इससे लोगों को वही वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है। महंगाई बढ़ती है तो आदमी पैसे अपने पास रखता है कि जरूरत पड़ जाएगी पैसे की, लेकिन जब महंगाई स्थिर है तो स्थिर पैसे ही रखता है। ब्याज दर, अगर ब्याज दर कम है तो लोग बैंक में पैसा रखने से बहुत लाभ नहीं होता है, ऐसे में मुद्रा नकद के रूप में अपने पास रखना बेहतर समझते हैं। लेकिन ब्याज दर बढ़ जाए तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, कि अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, जब जरूरत होगी तो निकाल देंगे। तो ये सारी चीजें जो है मुद्रा की मांग जो है वो बढ़ाती है। मतलब आप, अब ये तो सारी चीजें कागजी हो गई, मतलब किताब में जो लिखी है वो वाली बातें हो गई। अगर मतलब हम एग्जाम्पल से बात करें कि आपको पैसे की आवश्यकता क्या है और आप अपने पास पैसे क्यों रखते हैं, कि अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपने पास की जरूरत पड़ जाए, कल को कोई किताब लानी पड़ जाए, फीस भरनी पड़ जाए, तो उसके लिए आप पैसे रखेंगे। अगर आपको लगता है कि कभी कभी आप थोड़े ज्यादा पैसे रखते हैं कि आपको लग जाए कि किराया बढ़ने वाला है, तो आप क्या करेंगे, पैसे ज्यादा रखेंगे। तो और या आपको लगता है कि कई बार की मतलब अभी फीस भरनी ही पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप पैसे रखते हैं। सट्टा आपका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन कोई आपके साथ में स्टूडेंट है और वो अगर गेम खेलता है, जो ये क्रिकेट वाला जो गेम होता है वो गेम खेलता है, तो वो अपने पास पैसे रखेगा कि इस पैसे से मैं गेम खेल लूंगा। तो ये सारी चीजें जो उस पर निर्भर करता है। और कुछ स्टूडेंट जो है उन्हें एक्स्ट्रा मनी घर वाले देते रहते हैं, आय का स्तर उनका ज्यादा है, यानी उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो उनके पास पैसे ज्यादा रहेंगे, और जिनको कम मिलते हैं उनके पास कम रहेंगे। तो मुद्रा की पूर्ति का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर उपलब्ध कुल मुद्रा की मात्रा। जो एक समय विशेष में कुल मुद्रा की मात्रा है उसे क्या कहेंगे हम, मुद्रा की पूर्ति। और ये मात्रा किसके द्वारा तय की जाती है, या तो जो देश का सेंट्रल बैंक है जैसे भारत का आरबीआई, और अन्य व्यापारिक बैंक भी इसमें सहयोग करते हैं, लेकिन उनका सहयोग कम होता है, लेकिन होता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या शामिल होता है, बैंक जमा और लोगों के पास जो नकद मुद्रा पड़ी है, यानी आपके पास जो पैसे पड़े हैं वो प्लस जो बैंकों में जमा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो मुद्रा की आपूर्ति हो जाएगी। और मुद्रा की आपूर्ति का माप भी सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। तो भारत में मुद्रा के माप के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 1961 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे मुद्रा और बैंकिंग समिति के नाम से जाना जाता है। और इस समिति ने मुद्रा का माप डिसाइड किया कि मुद्रा की आपूर्ति जो है बाजार में किस प्रकार से की जाएगी, और बाजार में जो आपूर्ति है उस आपूर्ति का मापन कैसे किया जाएगा, और किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन होगा। और लिक्विडिटी के लिए ये जो है उसमें 4 माप बनाए गए, जिन्हें आप M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं। तो M1 जो कैटेगरी है उसमें जो सम्मिलित होता है M1 में, वो है M1 में आपका चलन में मुद्रा, यानी बाजार में जो मुद्रा चल रही है, जो प्लस मांग जमा, बैंक में जो आपकी डिमांड डिपॉजिट है, यानी कौन से खाते, बचत खाता हो गया और चालू खाते। हालांकि मांग जमा में सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो होता है चालू खाता। और आरबीआई के पास अन्य जमा, आरबीआई के पास भी कोई ऐसी जमा पड़ी है जो मांगते ही आरबीआई हाथों हाथ दे देगा, तो ये दोनों को मिला दे, कौन सी, मांग जमा, चलन में मुद्रा। चलन में मुद्रा का मतलब जो है लोगों के पास जो कैश पड़ा है, लोगों के पास जो नकद पड़ी है वो नकद। चलन में मुद्रा वो नकद राशि है जो जनता के पास होती है, नोट और सिक्के। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया। और मांग जमा, बैंक खातों में ऐसी जमा जो बिना सूचना के कभी भी निकाला जा सकता है, जैसे चालू खाता। बैंक को इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती है कि भाई मैं ये पैसे निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी एफडी है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, विड्रॉवल फॉर्म भरना पड़ेगा, और विड्रॉवल फॉर्म भर के आप निकाल सकते हो। तो वो
सम्मिलित नहीं होगा। इसमें कौन सा एफडी जमा जो है वो जमा इसमें शामिल नहीं होगा। और आरबीआई के पास अन्य जमा जैसे सरकारी संस्थाओं के खाते, सरकारी संस्थान जो है कभी भी आरबीआई से पैसे निकाल सकता है। तो ये किस में आएगा? M1 में, जो सबसे तरल है, जिसे आप हाथों हाथ क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका जो पैसा कहां पड़ा है आपके पास वो, और अगर आपका पैसा जो है बचत खाते में पड़ा है तो आप उस खाते का जो पैसा है वो ऑनलाइन किसी को हाथों हाथ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एफडी का जो पैसा है वो आप ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो M1 में नहीं आएगा। वो किस में चल जाएगा? आगे आएगा तो बताएंगे कि वो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन ऐसी जमा जिसको आप हाथों हाथ ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी लिक्विडिटी बहुत फास्ट है, वो आएगा M1 में। M2 में M1 प्लस डाकघर बचत खाते की जमा, वहां किसकी बात हो रही थी? बैंक की। बैंक में कौन सा जमा? कौन सा जमा? जो हाथों हाथ ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी मांग जमा। लेकिन M2 में जो M1 से डिफरेंस है वो डिफरेंस किसका है? डाकघर का। वहां बैंक का है और यहां डाकघर का। तो M1 यानी लोगों के पास नकद प्लस मांग जमा, और प्लस आरबीआई के पास अन्य मांग जमा जिन्हें हाथों हाथ निकाला जा सकता है। वो तो सब हो गया M1। उसमें M1 में ऐड कर देंगे आप किसको? M3 को, यानी डाकघर की जो जमा है उस जमा को आप क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? M2। तो ये उससे क्या हो गया? बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें M1 के अलावा क्या आ गया? आपका डाकघर आ गया। तो नीचे इसका विवेचन दे रखा है, जिसमें देखिए इसमें M1 के साथ डाकघर में रखी गई बचत शामिल होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। यहाँ पर जो बैंक में कौन सी जमा? डिमांड डिपॉजिट, जिन्हें मांग जमा है वही शामिल की गई है। बैंक की एफडी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसकी तरलता M1 से थोड़ी कम होती है, फिर भी काफी हद तक उपलब्ध रहती है। M1 से क्या है? थोड़ी कम है। बैंक 24 आवर सर्विसेज देता है आजकल, आप देख लीजिए ऑनलाइन, लेकिन डाकघर में ऐसी सर्विस अवेलेबल नहीं है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1961 की हो रही है। तो पहले डाकघर में हाथों हाथ पैसे नहीं मिलते थे, थोड़े से देरी से मिलते थे, तो जिसके कारण उसको कम तरलता में रखा गया है। अब M3 विस्तृत मुद्रा है, जो M3 M1 प्लस बैंक समय जमा, यहां टाइम डिपॉजिट यानी एफडी की बात हो रही है। यहां डाकघर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। डाकघर कहां था? M2 में। डाकघर इसमें नहीं है। यहां पे लोगों के पास नकद और बैंकों में जो मांग जमा है, आरबीआई के पास शेष जमा है, और उसके अलावा टाइम की डिपॉजिट हो गई। तो हमने M1 देख लिया, जिसमें क्या था? लोगों के पास नकद और बैंकों में मांग जमा, और उसके बाद आरबीआई के साथ जमा। M2 में क्या था? M1 प्लस डाकघर की मांग जमा। अब देखते हैं M3। जो M3 क्या है? M1 और M2 के मुकाबले में क्या है? विस्तृत है। इसमें M3 यानी M3 में क्या है? M1 प्लस बैंक समय जमा, टाइम डिपॉजिट, जिसे आप क्या कहेंगे? एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स। जो बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट्स है वो ऐड कर देंगे किसमें? M1 में। इसमें पोस्ट ऑफिस नहीं आएगा। पोस्ट ऑफिस किसमें था? 2 में। तो यहां पे इसका विवेचन है, बैंक समय जमा ऐसी राशि जिसे कुछ निश्चित समय अवधि के लिए बैंक में रखा गया हो, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफडी जो है वो एफडी F3 में आ जाएगा। M3 को सबसे व्यापक और सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें लोगों की बैंक डिपॉजिट्स है वो आ गई। लोगों की ज्यादा डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट क्या होती है? एफडी। तो वो एफडी और बाकी सारी जो भी बैंकों के साथ डिपॉजिट है वो सारी की सारी इसमें आ गई। ये मुद्रा पूर्ति का सबसे सामान्य और विश्वसनीय संकेतक होता है। ये M3 को सबसे विस्तृत माना गया है, जिसे कुछ निश्चित समय अवधि के लिए बैंक में रखा गया हो, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट। तो एफडी जो है वो एफडी F3 में आ जाएगा। M3 को सबसे व्यापक और सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें लोगों की बैंक डिपॉजिट्स है वो आ गई। लोगों की ज्यादा डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट क्या होती है? एफडी। तो वो एफडी और बाकी सारी जो भी बैंकों के साथ डिपॉजिट है वो सारी की सारी इसमें आ गई। ये मुद्रा पूर्ति का सबसे सामान्य और विश्वसनीय संकेतक होता है। ये M3 को सबसे विस्तृत माना गया है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि M4 तक होता है। अब आते हैं M4 की तरफ। तो M4 M3 प्लस डाकघर की कुल जमा, यानी डाकघर में जो भी जमाएं हैं, कौन सी जमा?
जो आपकी पहले मांग जमा है उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो थी M2 में। तो M फॉर M3 प्लस डाकघर की कुल जमा, यानी M4 में जो है डाकघर की जमा नहीं आती है। कौन सी जमा? जो मांग जमा होती है वो इसमें नहीं आती है। इसमें क्या आ गया? डाकघर की कुल जमा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर बाकी सारी जमा हो गई, मतलब कुल जमा कह रहा है तो मान लेते हैं कि M2 भी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें डाकघर में रखी गई सभी प्रकार की जमा, सेविंग प्लस टाइम डिपॉजिट शामिल किया जाता है। सारी जमा को क्या कर दिया? शामिल कर दिया। लेकिन अब हम अगर सारी जो चारों M1, M2, M3, M4 सबको एक साथ देख लें तो M1 चलन में बैंक मुद्रा, नोट और सिक्के जो लोगों के पास है उसमें क्या करना है आपको? मांग जमा, चालू खाते और आरबीआई के पास जमा है उसको क्या करना है? प्लस। तो आपका क्या आ जाता है? M1। और इसकी तरलता देखें तो क्या है? सबसे अधिक है। और उसके बाद सेकंड क्या है? M1 प्लस डाकघर बचत खाते की जमा, जो क्या है? फर्स्ट से क्या है? थोड़ा सा अधिक कम तरलता वाला है। थर्ड जो है वो M1 प्लस बैंक समय जमा, वो क्या है? मध्यम में। और फोर्थ क्या है? M3 प्लस डाकघर की कुल नकद जमा, जिसमें क्या है? सारी मुद्रा जो है वो आ गई है और वो सबसे कम तरल है। अब जो है मुद्रा की आपूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से है या फिर सरकारी एजेंसी कौन सी है? तो मुद्रा की आपूर्ति जो है भारत में किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई द्वारा। आरबीआई मनी को क्या करता है? प्रिंट। तो आरबीआई सबसे पहले आरबीआई दे रखा है। तो आरबीआई क्या करता है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिसके लिए मुद्रा निर्गमन यानी मुद्रा का प्रिंट, रेपो दर और रिवर्स रेपो ये अगले में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई इंफॉर्मेशन आए तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो अगले में इसकी जानकारी आपको दे देंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा CRR, SLR और ओपन मार्केट एक्टिविटी ये सारी चीज आपको अगले में देंगे। उसके बाद भारत सरकार जो क्या करती है? 1 रुपए का नोट और सिक्के जारी करती है, जो बजट व्यय, कर नीति और उधारी द्वारा मुद्रा की मांग और आपूर्ति को प्रभावित करती है। उसके बाद वाणिज्यिक बैंक जो क्रेडिट सर्जन करते हैं, इसको भी एक अगला वीडियो बनाकर बताएंगे कि जो वाणिज्यिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है साख मुद्रा का निर्माण करना। तो वो कैसे होता है वो बताएंगे आपको। उसके बाद विदेशी निवेशक और विदेशी संस्थाएं वो बाजार में क्या करती है? मुद्रा को जब निवेश करती है तो मुद्रा बढ़ जाती है और जब मुद्रा को निकाल देती है तो उसके साथ क्या हो जाता है कि मुद्रा की बाजार में कमी हो जाती है। तो वो भी इसको प्रभावित करते हैं। डाकघर और गैर वित्तीय संस्थाएं जिस प्रकार से वाणिज्यिक बैंक प्रभावित करते हैं उस तरह से डाकघर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होती है, जिसे आप NBFC कहते हैं, वो NBFC भी इसको क्या करती है? प्रभावित करती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, ये अगर देश को लोन देता है तो उसके साथ मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और जैसे ही लोन को क्या करता है? वापस वसूली करता है तो मुद्रा की आपूर्ति घटती है। तो ये सारी सरकारी संस्थाएं हैं जो मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करती है। मुद्रा के वेग को देखें तो उसका फॉर्मूला है PQ/M। तो V यहां पे V मुद्रा का संचलन वेग, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके इक्वल में? मुद्रा का मूल्य स्तर, यानी उसको क्या कहेंगे आप? Q यानी क्वांटिटी, मुद्रा जो है वास्तविक उत्पादन, रियल आउटपुट, और वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा Q। और उसके बाद क्वांटिटी हो गई PQ, नाम मात्र GDP, जिसे आप क्या कहेंगे? नॉमिनल GDP। तो नॉमिनल GDP ये जो है राष्ट्रीय आय में आपने पढ़ा होगा कि नॉमिनल GDP क्या होता है। उसके बाद मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, M1, M2, ये क्या हो गई? मुद्रा सप्लाई, जिसे आप क्या कहेंगे? M1, M2। तो जितनी भी अपनी नॉमिनल GDP है उस नॉमिनल GDP को अगर मुद्रा की जो पूर्ति है उस पूर्ति से डिवाइड करते हैं तो मुद्रा की संचलन वेग की स्थिति हमें पता चल जाती है कि मुद्रा किस तरह से होती है। इसको एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं। तो यहां बता रखा है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था का नाममात्र GDP जो है वो क्या है? 10,000 करोड़ रुपए है। नाममात्र GDP कितनी है? 10,000 करोड़ रुपए है। और मुद्रा आपूर्ति M कितना है? 2,000 करोड़ रुपए है। तब V बराबर 10,000 अपॉन 2,000 इक्वल टू 5 हो गया।